वेलकम टू ई क्लासमेट मैथ फर्स्ट क्लास 12th चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी एनसीईआरटी बुक से। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर प्रोबेबिलिटी, जो बुक में सबसे लास्ट में दिया होता है, चैप्टर नंबर 13। ओके, स्कूल में क्या होता है कि ये चैप्टर सबसे बाद में पढ़ाया जाता है और समय भी उस समय ज़्यादा नहीं बचा हुआ होता है, इसलिए इस पर कम से कम समय मिल पाता है, तो ये बच्चों को थोड़ा कम समझ में आता है। तो इसीलिए हम इसको पहले पढ़ा रहे हैं ताकि खूब ढेर सारा इस पे समय दे पाएँ, खूब ढेर सारे प्रॉब्लम कर पाएँ, ताकि इसको खूब माइन्यूट तरीके से समझ लें, चैप्टर के भाव को समझ पाएँ कि इस चैप्टर के अंतर्गत हमें क्या पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोबेबिलिटी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता जिसे कहते हैं हिंदी में। प्रायिकता क्या होता है? प्रायिकता जो है किसी घटना के होने की जो संभावना होती है उसे क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। कोई घटना कितने तरीके से घटित हो सकती है उसकी संभावना जो होती है उसे क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता आपको पता है ये 0 से 1 के बीच में लाई करती है। 0 से 1 के बीच में इसका मान आता है। 0 का मतलब है कि वो घटना नहीं हो सकती है और 1 का मतलब है वो घटना जरूर होगी। कहाँ से स्टार्ट है? इसमें क्लास 12th में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट है चैप्टर। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को कहते हैं हिंदी में साप्रतिबंध प्रायिकता। साप्रतिबंध प्रायिकता क्या होता है इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, ध्यान देंगे। यदि ई तथा यफ किसी परीक्षण की दो घटनाएं हैं, यफ के घटित होने पर ई की प्रायिकता, यफ के घटित होने पे जो ई की प्रायिकता है उसे क्या कहते हैं? साप्रतिबंध प्रायिकता कहते हैं। उस घटना, उस परीक्षण की साप्रतिबंध प्रायिकता कहते हैं। जबकि यफ जो है घटित हो चुका है ऑलरेडी, उसके बाद हम ई की प्रायिकता फाइंड करते हैं। तो ये जो प्रायिकता फाइंड कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं? साप्रतिबंध प्रायिकता। ठीक है, आपको पता है इसे पी प्रोबेबिलिटी ई अपॉन एफ से पढ़ते हैं। ठीक है, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी घटना ई की प्रायिकता जबकि यफ जो है ऑलरेडी घट चुकी है। प्रोबेबिलिटी ई अपॉन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, यानी कि ई और एफ के दोनों के घटित होने की जो संभावना है उसको भाग कर दें पी के घटित होने की संभावना से, तो हमें पी ई कंडीशनल एफ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक कंडीशन यह है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर एफ जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 0 हो जाएगा, यहाँ नीचे अगर 0 आने लगेगा तो क्या होगा? ये अनंत हो जाएगा, और अनंत किसी भी घटना की प्रायिकता अनंत हो नहीं सकती। हमने आपको बताया घटना की जो प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है, 0 to 1 के बीच में लाई करती है, तो अनंत हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए अगर हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ई अपॉन एफ की। अब देखेंगे इस चैप्टर में जो प्रॉपर्टीज दिए हुए हैं प्रायिकता की, उसको देख लेंगे। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी दी हुई है, गुण प्रथम, एस कंडीशनल एफ इक्वल्स टू पी एफ कंडीशनल एफ इक्वल्स टू 1 होता है। देख लेंगे कैसे होता है। अगर हमसे कहा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कंडीशनल एफ, यस अपॉन एफ की हमें प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड करनी है, तो आप जानते हैं यस जो होता है वो सर्वनिष्ठ होता है, मतलब कि कितने भी प्रकार से कोई अगर घटना हो रही हो, कितने प्रकार से, कुल कितने प्रकार से हो सकती है, उसे यस से डिनोट करते हैं। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कि कोई घटना हो, कोई भी घटना हो, जबकि यफ घटना घटित हो चुकी है, तो हम देखेंगे सेम फार्मूला लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ यस इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ यस इंटरसेक्शन एफ, मतलब इन दोनों के, यस और यफ के दोनों के घटित होने की संभावना अपान यफ के घटित होने की संभावना से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। आपको पता है यस और यफ का इंटरसेक्शन जो आता है यफ ही आता है, यस और यफ का इंटरसेक्शन, क्योंकि यस जो है सर्वनिष्ठ होता है और यफ जो है उसी सर्वनिष्ठ का कोई एक पार्ट होता है। तो दोनों में अगर कॉमन देखा जाए तो जितने यफ होंगे, यफ के जितने होंगे वो यस के अंदर जरूर होंगे। ठीक है, तो यस और यफ का इंटरसेक्शन एफ ही आता है, और अपान पी अपान एफ, अब 1 काट देंगे इसको, इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम देखेंगे किसी घटना के होने की संभावना जबकि कोई घटना हो चुकी है 1 होती है। ठीक, अब हम देखेंगे गुण सेकंड क्या है। इस फार्मूले को तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखेंगे क्या कह रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी एफ, ए यूनियन बी कंडीशनल एफ इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एफ, मतलब क्या? साप्रतिबंध प्रायिकता प्लस बी की साप्रतिबंध प्रायिकता माइनस बी, ए और बी दोनों की साप्रतिबंध प्रायिकता
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश एफ इक्वल टू 1 माइनस, जैसे कह रहा है कि ई के ना घटित होने की प्रायिकता क्या है, तो 1 माइनस ई के घटित होने की प्रायिकता घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, ई के नहीं घटित होने की प्रायिकता हमें मिल जाएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट कंडीशनल एफ इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंडीशनल एफ। ठीक है, घटना के नहीं घटित होने की जो संभावना है, अगर घटना के घटित होने की संभावना 1 में से घटा ली जाए तो जो है ई के ना घटित होने की संभावना हमें मिल जाती है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी के घटित होने की संभावना मैक्सिमम क्या है, 1 होती है, और किसी के ना घटित होने की संभावना 0 होती है। तो अगर किसी के बीच में घटित होने की संभावना अगर 1/2 है तो 1 में से 1/2 घटा लेंगे तो हाफ आ जाएगा, ये के नहीं घटित होने की संभावना भी आधी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 13.1। यदि ई तथा एफ इस प्रकार की घटनाएं हैं कि पी ऑफ ई मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू दिया है 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दिया है 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ दिया है 0.2। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब समझ रहे हैं, ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब है ए, ई और एफ दोनों के घटित होने की संभावना दी हुई है 0.2। तो प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है ई कंडीशनल एफ की एंड एफ कंडीशनल ई की। तो चलिए इसको अब हम सॉल्व करेंगे। हमें ये फाइंड करना है पी ई मान एफ इज इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ एफ। ओके, ई और एफ दोनों के घटित होने की संभावना को अगर हम एफ के घटित होने की संभावना से भाग कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा। ठीक, तो हमें दिया है पी ई इंटरसेक्शन एफ दिया हुआ है, कहीं ये देखिए दिया हुआ है तो लिख लेंगे 0.2। ओके, और पी ऑफ एफ दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दिया हुआ है 0.3। दशमलव उड़ जाएंगे क्योंकि दोनों एक ही अंक के बाद लगे हुए हैं, तो आ जाएगा ये आंसर आपका 2/3। ठीक, ऐसे हमें फाइंड करना है पी एफ अपॉन ई, पी ऑफ एफ अपॉन ई, तो इसमें सेम वही हो जाएगा ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन, दोनों का ई और एफ का इंटरसेक्शन सेम ही होता है, चाहे एफ इंटरसेक्शन ई लिखें चाहे ई इंटरसेक्शन एफ लिखें सेम होता है, अपॉन जो ये नीचे रहता है ई वही यहाँ नीचे आता है, यहाँ एफ नीचे था यहाँ भी एफ नीचे आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई रहेगा नीचे इस बार। ओके, तो 0.2 दिया हुआ है ई इंटरसेक्शन एफ का ई इंटरसेक्शन एफ की जो प्रोबेबिलिटी है वो दी हुई है 0.2 एंड पी घटना ई के घटित होने की प्रवृत्ता जो है ई ये भी दी हुई है 0.6। एक अंक बाद दशमलव लगा उड़ा देंगे 2/5 से, यानी ये आ गया 1/3। आपके दोनों आंसर हो गए। अब देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 कह रहा है पी ए अपॉन वी ज्ञात करना हमको, जबकि पी ऑफ बी दिया हुआ है एंड पी ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है। ठीक है, सेम फार्मूला लगाएंगे और फाइंड कर लेंगे। देखिए कैसे फाइंड करते हैं, सॉल्व। आपको पता है पी ए अपॉन बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी। देख लीजिए कैसे लिखना है फार्मूला, और पी ऑफ नीचे वाले को नीचे लिख देंगे पी ऑफ बी। ओके, अब इसमें पी ए इंटरसेक्शन बी आपका दिया हुआ है ये 0.32 अपॉन आपको दिया हुआ पी ऑफ बी दिया हुआ है 0.5। ओके, अब हम देखेंगे अगर इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दे दोनों में, ठीक है, सॉल्व करने के लिए, तो ये आपका हो जाएगा 3.2/5। ठीक है, अब हम देखेंगे इसको हमें देखेंगे, अब इसमें एक बार फिर से 10 से ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा इस बार 32, ये हो जाएगा आपका 50। अब काटेंगे इसको, ये हो जाएगा 16, 2 से काट देंगे, ये हो जाएगा आपका 25, यानी इक्वल टू 16/25 आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 3। देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 3 क्या कहता है। प्रॉब्लम नंबर 3 कहता है कि पी ऑफ ए इक्वल टू दिया हुआ है, पी ऑफ बी इक्वल टू दिया हुआ है, पी बी अपॉन ए दिया हुआ है। तो फाइंड कीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। हमें ये 3 चीजें फाइंड करनी, इतने 3 चीजें दी हुई हैं इन्हीं के बेस पे। तो चलिए फाइंड करते हैं। अब हमें फाइंड करना है, सॉल्व, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। ठीक है, अब हमें ये फाइंड करना है। आपको पता है कि
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इक्वल्स टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें ये फाइंड करना है। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना, तो ये जो है इधर आके मल्टीप्लाई कर देगा, इतना बराबर हमें फाइंड हो जाएगा। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके, अब इसको हम देखेंगे, सीधा यही लिख देंगे यहाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी नहीं दिया हुआ, बी अपॉन ए दिया हुआ है, कोई बात नहीं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ, ऐसे ही हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए इज इक्वल्स टू क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ओके, अब आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ये या फिर ये इंटरसेक्शन बी दोनों सेम चीज है। इक्वल्स टू अगर हम फाइंड करें तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू का प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए। तो सेम चीज प्रोबेबिलिटी ऑफ हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये सेम चीज है, ये हमको फाइंड करना है, तो उसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ओके, अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए की वैल्यू दी हुई है 0.4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है 0.8 इंटू 0.8। चलिए 38 आपको पता है, पॉइंट यहाँ से ऐसे हो जाएगा 0.32 इसकी वैल्यू आ जाएगी। हम नेक्स्ट देखेंगे, इसमें सेकंड क्या कह रहा है, हमें सेकंड फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, ए अपॉन बी फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी फाइंड करना है। देखेंगे ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ हमें फाइंड करना है ए अपॉन बी इक्वल्स टू, आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ये नीचे वाला बी, तो यहाँ भी आ जाएगा बी। ओके, अब आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपने यहाँ फाइंड कर ली है, तो हम लगा देंगे 0.32 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दी हुई है 0.5, ठीक है। अब इसमें अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा आपका 32 और ये हो जाएगा आपका 0.5 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 50। अब 2 से काटेंगे हो जाएगा आपका 16, ये हो जाएगा आपका 25 इक्वल्स टू 16/25, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब देखेंगे इसकी वैल्यू को और हम सॉल्व करके अगर लिखेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा ये 0.64 आ जाएगा। चलिए ठीक, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, थर्ड वाला। थर्ड में क्या फाइंड करना है हमको, पी ए यूनियन बी फाइंड करना है। आपको पता है कि ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है, आपको ये पता है। तो ये वाला फार्मूले पे हम सीधा वैल्यू पुट कर देंगे। पी ऑफ ए अपने पास दिया हुआ 0.8 प्लस पी ऑफ बी दिया है 0.5 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन बी हमने फाइंड किया था, इंटरसेक्शन बी, पी ऑफ इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 0.32, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 8 5 13 यानी हो जाएगा 1.3 माइनस 0.32। ओके, अब घटाएंगे इसमें बचेगा तो 0.98 देखेंगे, 0.98 ये हो जाएगा, 0 लगा देते हैं, ये हो जाएगा आपका गुड आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 4। इसमें क्या, पी ऑफ ए यूनियन बी हमें फाइंड करना है। पी ऑफ ए यूनियन बी सेम पहले जैसे फाइंड करना है, जबकि दिया हुआ है क्या, 2p ऑफ ए इक्वल्स टू पी ऑफ बी इक्वल्स टू 5/13। ओके, और दिया हुआ p a अपॉन बी इक्वल्स टू 2/5। तो फाइंड करते हैं, सेम फार्मूला वैसे लगा देंगे पहले के जैसा। देखेंगे सॉल्व, p ऑफ
पहले पी ऑफ ए अपना फाइंड करते हैं। पी ऑफ ए क्या हो जाएगा, 2p ऑफ ए इज इक्वल टू 5/13। ओके, इतना इक्वल्स टू इतना दिया ही है। अब इम्प्लाइज दैट पी ऑफ ए इज इक्वल टू 5/2 इंटू 30, नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू 5/26। ओके, अब हो जाएगा आपका पी ऑफ बी दिया हुआ है 5/13 सीधा सीधा, एंड पी ऑफ ए अपान बी दिया हुआ है। पी ऑफ ए अपान बी आपका दिया हुआ है कितना, 2/5। ओके, अब हम सीधा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन, आपको पता है ये वाला फार्मूला हम अभी पिछली बार लगाए थे। पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो पी ऑफ ये हमको फाइंड हो गया, पी ऑफ ये हमने यहाँ से पी ऑफ ये फाइंड कर लिया, पी ऑफ बी ये भी फाइंड है। अब पी ऑफ हमको ये इंटरसेक्शन बी अगर मालूम हो जाए तो हम आराम से इसकी पी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जो हमें फाइंड करना था। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ रफ कर लेंगे। पी ऑफ ए अपान बी इज इक्वल्स टू, आपको पता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपान पी ऑफ नीचे का नीचे आ जाता है बी। ओके, तो आपको ए इंटरसेक्शन बी यहाँ से मिल जाएगा। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए अपान बी की वैल्यू दी हुई है 2/5 इंटू यहाँ पे यहाँ भाग कर रहा था, इधर आके गुणा करेगा तो इधर आके गुणा कर दीजिए। इसका पी ऑफ बी की वैल्यू 5/13। ओके, 5 कट जाएगा। ठीक है, यानी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 2/13। ओके, ये हो गया। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, इतना इक्वल्स टू हो जाएगा पी ऑफ ए की वैल्यू। पी ऑफ ए की वैल्यू अपने पास है 5/26 प्लस पी ऑफ बी की वैल्यू 5/13 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमने निकाली है 2/13। सॉल्व करेंगे इसको, नीचे का सबका एलसीएम 26 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 प्लस 13 है, 13 को अगर भाग करेंगे 26 को तो 2 आएगा, 2 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो 10 हो जाएगा। फिर ये कितना है, ये 13 है, 13 से फिर नीचे वाले से इसको एलसीएम को भाग करेंगे, आएगा 13 दूना 26, 2 आया, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, 2 को, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा -4। ठीक है, 10 5 15 में से 4 जाएगा 11/26। ये आपका हो जाएगा गुड आंसर। देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 5। इसमें कह रहा है यदि पी ऑफ ए इक्वल टू दिया हुआ है 6/11, पी ऑफ बी दिया है 5/11, पी ऑफ ए यूनियन बी दिया हुआ है 7/11, तो ज्ञात कीजिए पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पी ऑफ ए अपान बी एंड पी ऑफ बी अपान ए। हमें ये 3 चीजें फाइंड करनी है। चलिए फाइंड करते हैं। देखेंगे, आपको सेम पहले से पता है। ओके, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, अब पी ऑफ ए की वैल्यू दी हुई है 6/11 प्लस पी ऑफ बी की वैल्यू दी है 5/11। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी होता है। ओके, पी ऑफ ए यूनियन बी अपने पे दिया है, पी ऑफ ए यूनियन बी दिया है 7/11। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा, नीचे सबके समान है यानी ये एलसीएम सेम हो जाएगा 11, 6 5 11 में से 7 जाएगा 4/11। ठीक है, 4/11 आपका हो जाएगा गुड आंसर फर्स्ट का। देखेंगे सेकेंड हमें सॉल्व करना है, पी ऑफ ए वाई बी फाइंड करना है। पी ऑफ ए वाई बी आपको पता है होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपान पी ऑफ बी। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन बी हमने फाइंड कर लिया, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गया अपना 4/11 अपान पी ऑफ बी आपको दिया हुआ है प्रॉब्लम में ही 5/11। ये 11 कट जाएगा, आ जाएगा आपका 4/5 आंसर। देखेंगे थर्ड नंबर प्रॉब्लम में क्या है, इसमें पी ऑफ बी अपान ये, पी ऑफ बी अपान ए हमें फाइंड करना है। तो पी ऑफ बी अपान ये, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सेम हो जाएगा वैसे, अपान पी ऑफ नीचे ये आ गया इस बार तो ये आ जाएगा यहाँ पे 4/11, ये सेम हो जाएगा पहले जैसे, और नीचे पी ऑफ ए की वैल्यू दी हुई है 6/11। ओके, अब इसको हम काट देंगे, 11 कट जाएगा, आपका हो जाएगा 4/6। अब आप कह रहे हैं ये 4 वाले बटे वाले कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये 4/11 लिखा, इसे लिख लीजिए 4/11 इंटू 5/11 लिखा, तो उसको लिख लेंगे उल्ट के 11/5। अब ये 11 ऊपर नीचे हो जाएगा, कट जाएगा, इक्वल टू 4/5। ये वाला ऐसे आया था, सेम ऐसे ये भी आ जाएगा, ये हो जाएंगे आपके गुड आंसर। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे एडवांस प्रॉब्लम लेके, प्रोबेबिलिटी के
तो और अच्छे से आप समझ पाएंगे। इस वीडियो में सिर्फ आपने समझा जो हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फार्मूले बताए, उस फार्मूले को यूज करना सीखा, और कैसे ये इंटरसेक्शन बी, ये यूनियन बी, ये कैसे फाइंड करते हैं, ये आपने सीखा है। शेष बातें हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही था। ओके, थैंक्स।